Let's start. Welcome to Edupulse Junction. कैसे हैं आप सब बच्चों? जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि व्हाट कैन फोर्स डू, फोर्स क्या कर सकते हैं। व्हाट कैन फोर्स डू, फोर्स क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था कि फोर्स जो है वो किसी स्टॉप ऑब्जेक्ट्स को मूविंग में ला सकता है। कोई चीज़ रुकी हुई है, फोर्स अप्लाई करने से वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आ सकता है। सेकंड हमने देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन पर है या वो मूव कर रही है तो उसे हम स्टॉप कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। थर्ड था हमारे पास कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। एक बेहतरीन सा एग्जांपल हमने लिया था उस बार, बैडमिंटन खेलते टाइम शटल कॉक का डायरेक्शन क्या होता है, बार बार चेंज होता है फोर्स अप्लाई करने से। बैडमिंटन से मारते हैं मैं और सामने वाला, तो शटल कॉक का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। और फोर्थ एक्शन हमने देखा था फोर्स का कि वो किसी ऑब्जेक्ट के शेप को क्या करता है, चेंज करता है। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, वो टेप का सर्कल था मेरे पास, टेप कार्टून, उसे मैं पुश करके दिखाया था आपको फोर्स अप्लाई करके कि वो राउंड शेप, राउंड ऑब्जेक्ट्स फोर्स अप्लाई करने से उसके शेप क्या हो गए थे, चेंज हो गए थे। आज हमें डिस्कस करना है कि शटल कॉक को मारते टाइम या किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करते टाइम या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के स्टॉप करना या किसी स्टॉप ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स अप्लाई करके उसे मूविंग करना, ये किन किन फोर्स की वजह से होता है। क्योंकि अगर फोर्स तो हम लगाते हैं तो फोर्स के कुछ टाइप्स तो होते होंगे। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, फूड के टाइप्स हैं, फूड के टाइप्स हैं, अलग अलग फूड के टाइप्स हैं, वेज है, नॉन वेज है, ड्राई फूड्स हैं, लिक्विड फूड्स हैं, सॉलिड फूड्स हैं, नहीं। उसी तरह से जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट्स पर, उनके कुछ तो टाइप्स होते होंगे। वो किस टाइप्स के हैं, कौन सा फोर्स कहाँ पर हम लगाते हैं। तो नंबर 1 में टाइप्स ऑफ फोर्स में आ रहा है आपके पास मस्क्यूलर फोर्स। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मस्क्यूलर। मस्क्यूलर किससे आया है, मसल्स से। ये जो मसल्स आप देखते हैं हैंड में, ठीक है, मसल्स, इन मसल्स से जो फोर्स अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो वो फोर्स क्या कहेगा, क्या कहलाएगा, मस्क्यूलर फोर्स। इट मीन्स कि मैन एंड एनिमल यूज देयर मसल्स टू अप्लाई फोर्स। मानव और जानवर जब अपने मसल्स पावर का यूज़ करके किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है, सो द फोर्स अप्लाइड बाई देम, इट मीन्स कि ह्यूमन और मैन के थ्रू जो फोर्स अप्लाई किया गया वो फोर्स क्या कहलाएगा, मस्कुलर फोर्स कहलाएगा। मांसपेशीय बल, मांसपेशीय बल, मांसपेशी, मसल्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मांसपेशी कहते हैं। और ये मसल्स किन के पास है, ह्यूमन के पास और एनिमल के पास है। तो ह्यूमन और एनिमल जब अपने मसल्स पावर का यूज़ किसी ऑब्जेक्ट पर करता है, चाहे उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए या उसके शेप को चेंज करने के लिए, नहीं, तो उन फोर्स को हम क्या कहेंगे, मस्कुलर फोर्स कहेंगे। वाट एवर एक्टिविटी वी डू, हम लोग कौन कौन से एक्टिविटी करते हैं अपने मस्कुलर फोर्स का यूज़ करके। विद एग्जांपल राइटिंग
पेन से लिखना, तो पेन पकड़ने के लिए फिंगर का यूज़ करते हैं और फिंगर में क्या है हमारा मसल्स है। रनिंग चलने के लिए पैर से चलते हैं और पैर में क्या है लेग्स में मसल्स लगे हुए हैं। टॉकिंग बात करने के लिए, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लिप्स हिल रहे हैं, मेरे चिक्स भी हिल रहे हैं। नहीं, टंग मेन क्या है, टंग है, वो टंग भी क्या हो रहा है, हिल रहा है। टंग मसल्स का बना हुआ, बात करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, हल्का हल्का चलने के लिए। एक होता है रनिंग, काफ़ी तेज़ी से दौड़ना। नहीं, वी डू इट बाई अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स। जब तक हम अपने मस्कुलर फोर्स का, मसल्स के पावर का यूज़ नहीं करेंगे, तब तक हम किसी पेन को पकड़ के लिख नहीं सकते हैं, पैर से धीरे धीरे वॉक नहीं कर सकते हैं, या उसी पैर से लेग का यूज़ करके हम काफ़ी तेज़ी से दौड़ नहीं सकते हैं। तो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम अपने मसल पावर का यूज़ करके करते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, मस्कुलर फोर्स कहेंगे। उनको हम कहेंगे मस्कुलर फोर्स, जिस पर हम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में फोर्स का टाइप है डायरेक्ट ग्रेविटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुरुत्व बोलते हैं। गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण क्या है भाई। इफ़ यू थ्रो अ बॉल, एक एग्जांपल देखिए समझा रहा है कि एक बॉल को अगर हम हवा में फेंकते हैं, देन इट फॉल्स बैक टू द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद वह बॉल फिर से वापस मेरे पास या ग्राउंड में आके गिर जाता है। हम लोग खेलते हैं, खेलते टाइम किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो वापस से फिर ग्राउंड में आके गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? वाई डज़ इट फॉल, ऐसा क्यों हो रहा है? वाई डजेंट इट कीप ऑन गोइंग अप। ये अगर मैंने इसे ऊपर फेंका तो ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, या अगर ऊपर नहीं गया तो फिर ये नीचे क्यों आया? किसी चीज़ को जब हम फेंकते हैं हवा में तो वो वापस से ग्राउंड में क्यों आ जाता है, और अगर इसे मैं ऊपर फेंका तो ये फिर ऊपर ही क्यों नहीं चला गया? ना तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, और फिर ये बैक वापस अपने सेंटर पे क्यों आ जा रहा है? इसके पीछे क्या है राज? तो बोल रहा है कि दिस इज़ बिकॉज द अर्थ हैज़ ए स्पेशल फोर्स। तो बोल रहा है कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ के पास एक स्पेशल फोर्स है, एक अलग तरह का पावर है, ताकत है, बल है। क्या है वो फोर्स, बल? कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है, अपने सेंटर की तरफ पुल करती है। इट मीन्स कि उसे खींचती है, उस ऑब्जेक्ट्स को टुवार्ड्स द सेंटर, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। और अर्थ का सेंटर क्या है, आप जहाँ पर खड़े हैं वो भी अर्थ का सेंटर है, फिर आप थोड़ा सा हट के आगे जाएंगे वो भी आपका अर्थ का सेंटर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो सर्कुलर पाथ नहीं है या सर्कुलर शेप में नहीं है, वो राउंड शेप में है। किस शेप में है? राउंड शेप में। और ये कम्प्लीटली राउंड शेप भी नहीं है। आपने ऑरेंज को देखा होगा तो जस्ट लाइक ऑरेंज के जैसा, जैसे ऊपर का लेयर थोड़ा सा फ्लैट होता है, नीचे का भी लेयर थोड़ा सा फ्लैट होता है, और ऑरेंज के चारों तरफ जैसा राउंड शेप में दाना 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 टाइप का ऊपर नीचे बना रहता है, जस्ट लाइक ऑरेंज के जैसा हमारा अर्थ का क्या है, शेप है। एक छोटा सा बॉल ले लीजिए ना, सिंपल सा, उस बॉल पे जहाँ पे आपने पेन रखा वो सेंटर हो गया, घुमा के यहाँ पर रखा ये सेंटर हो गया। यानी कि अर्थ जो है वो हमारा पेपर पर बना हुआ एक सर्कुलर शेप नहीं है। पेपर पर जब हम सर्कल बनाते हैं, तो उसका एक सेंटर होता है, ठीक है, वो सेंटर होता है। लेकिन इसका सेंटर क्या है? आप लाइन बाज़ार में खड़े हैं तो लाइन बाज़ार आपका सेंटर हो गया, आप अपने घर के पास खड़े हैं तो आपका घर अर्थ का सेंटर हो गया, आपके दोस्त का घर वो भी अर्थ का सेंटर हो गया। इवन कि पूरे अर्थ में आप जहाँ पर भी खड़े हो जाएंगे वो अर्थ का क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि अर्थ के ऊपर खड़े होकर के सिर्फ आप बॉल को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ हवा में। ऐसे आपके जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चे हैं इस अर्थ पर कि वो बॉल को या किसी भी चीज़ को हवा में क्या करता है, वो उछालता है। जब वो हवा में उछालता है तो उसके भी बॉल सेंटर में आके गिरते हैं, जिस तरह से आपका बॉल सेंटर में आके गिरता है। नहीं,
तो इससे क्या पता चल रहा है कि अर्थ का जो सेंटर है वो फिक्स नहीं है। आप जहाँ खड़े हैं वो भी अर्थ का सेंटर है, आपके फ्रेंड जिस जगह पर खड़े हैं वो भी अर्थ का सेंटर है। वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप जाके खड़े हो जाइए, वो अर्थ का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। और आप किसी भी कोने से कोई भी चीज़ को जब आप हवा में उछालेंगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि वो अर्थ के सेंटर पर आके गिर जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ के पास, बोल रहा है कि अर्थ के पास एक स्पेशल फोर्स है, और उस स्पेशल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। कहा जाता है कि अर्थ को जो है जस्ट लाइक एक बड़ा मैग्नेट माना जाता है। अर्थ को क्या कहा जाता है, एक तरह से ये चुंबक कहा जाता है। अर्थ के बारे में हम लोग को मालूम है कि अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, नहीं? तो अर्थ को क्या कहा जाता है, एक तरह से चुंबक कहा जाता है। जिस तरह से एक चुंबक मैग्नेट किसी लोहे की कील को या आयरन के पीस को अपनी तरफ क्या करता है, वो खींच लेता है, उसी तरह से अर्थ भी क्या करता है कि अपने स्पेशल फोर्स, इट मीन्स कि ग्रेविटी का यूज़ करके वो किसी भी चीज़ को, चाहे वो लोहा हो, प्लास्टिक हो, बालू हो, गिट्टी हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, कोई भी चीज़ आप जब हवा में उछालेंगे तो वो अर्थ के सेंटर पर आके क्या होगा, फॉल डाउन हो जाएगा, वो गिर जाएगा। लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री फॉल ऑन द ग्राउंड। क्या बोल रहा है कि पेड़ के जो पत्ते हैं या फ्रूट्स हैं, जब वो टूट के गिरते हैं तो वो आके ग्राउंड में गिरता है। व्हेन अ थिंग स्लिप्स आउट ऑफ द हैंड, जब भी हमारे हाथ से कोई चीज़ गिरता है तो वो नीचे चले जाता है, कभी ऊपर जाते हुए हमने नहीं देखा, नहीं। इट फॉल्स टू द ग्राउंड, ऑल दिस हैपन्स बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये किसके वजह से हो रहा है, ग्रेविटी के फोर्स की वजह से हो रहा है। अभी आप क्लास 4 में हैं, न्यूटन के बारे में सुने होंगे अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर से, जो 9th में 8th में पढ़ते हैं, तो उनके बुक में भी फोर्स का टाइप्स आता है, फोर्स के टाइप्स ऑफ फोर्स आते हैं। तो उनके क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनको बताया जाता है कि एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटी के बारे में क्या किया था, बताया था हमें। क्योंकि वो जब किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि पेड़ का जो फल है वो टूट के नीचे गिरा। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई आखिरकार ये जो फल है ये टूट के नीचे क्यों गिरा, पत्ते टूट के नीचे क्यों गिर रहे हैं। तो उसने क्या किया, इस पर रिसर्च करना चालू किया, ठीक है, स्टडी करना चालू किया। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं अर्थ की ग्रेविटी के बारे में, कि अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर के टुवर्ड्स क्या करता है, खींच लेता है। तो ये उनका देन है, न्यूटन का, सर आइजक न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटी के बारे में हमें बताए। और आज हम उन ग्रेविटी के बारे में अलग अलग बुक्स में अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। तो क्लास 4 है, अभी आपको अपने क्लास के अकॉर्डिंग बताया नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको, आपके बुक में ये चीज़ का डिस्कस नहीं किया गया है सर आइजक न्यूटन के बारे में। तो ग्रेविटी की बात आई तो मैं आपको बता दिया कि आज ग्रेविटी के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं वो सर आइजक न्यूटन की वजह से, क्योंकि उन्होंने पहली बार, फर्स्ट टाइम उन्होंने ही क्या किया था, इस पर गौर किया था, ध्यान लगाया था, फोकस किया था इस बात पर कि पेड़ का जो फल है, फ्रूट है या पत्ते हैं, वो नीचे ही क्यों गिरे, ऊपर भी तो जा सकते थे। ग्रेविटी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या है मेरे पास, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं। घर्षण, घर्षण का मतलब होता है, एक तरह से समझ सकते हैं, घिसना। और घिसने के लिए क्या होना चाहिए, मेरे पास मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, और उन दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस जब तक आपस में टच नहीं करेंगे, जब तक मैं उंगली को इस पर टच नहीं करूँगा, तब तक मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये इसको क्या कर रहा है, घिस रहा है या घर्षण हो रही है। जब तक उंगली का सरफेस और इस हाथ के स्किन का सरफेस जब तक ये टच नहीं होगा, और टच करने के बाद ये टुवार्ड्स और बैकवर्ड्स जब तक मूवमेंट नहीं करेगा, तब तक हम इसको क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन के बारे में बता दूं, बोल रहा है कि इफ़ यू रोल अ बॉल ऑन द ग्राउंड, खेलते टाइम जब हम बॉल को ग्राउंड पर रोल करते हैं, इट स्टार्ट्स मूविंग,
वो मूव करना चालू कर देता है, बट इट स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। बोल रहा है कि अगर हम बॉल को किक मारेंगे तो वो कुछ दूर तक मूव करते करते जाता है, फिर जाके वो रुक जाता है। आखिरकार ऐसा रुका क्यों? वो तो अगर मारा मैंने किक किया तो वो चलते जाना चाहिए, रुका क्यों कुछ टाइम के बाद? वाई डज इट हैपन, ये ऐसा क्यों हुआ? तो बोल रहा है कि बिकॉज अ फोर्स एक्ट्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑन विच ऑब्जेक्ट मूव। बोल रहा है कि वहाँ पर भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, वहाँ पर भी एक फोर्स काम कर रहा है। बॉल का जो सरफेस है, बॉल का जो लेयर है, वो किससे टच है? ग्राउंड के लेयर से टच है, नहीं, ग्राउंड के लेयर से टच है। इसका मतलब है कि बॉल और ग्राउंड के बीच में क्या हो रहा है? घसीटा हो रहा है, यानी कि घसीटने वाला काम हो रहा है। तो घसीटने वाला काम में क्या होता है कि यहाँ पर फोर्स जो लगते हैं वो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट फोर्स लगते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि बॉल का जो मूवमेंट है वो टूवर्ड्स आगे की तरफ है, और ग्राउंड हमारा रुका हुआ है, हमें दिख रहा है रुका हुआ, लेकिन ग्राउंड का जो फोर्स है वो बैकवर्ड्स की तरफ है। अगर ग्राउंड भी आगे की तरफ होता, बॉल भी अगर आगे की तरफ होता, तब फिर मेरा फ्रिक्शन नहीं होता। फ्रिक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? ऑपोजिट मूवमेंट होना चाहिए, उल्टा मूवमेंट। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर हैंड को, उंगली को मैं आगे की तरफ ले जा रहा हूँ, हाथ को इधर ले जा रहा हूँ, हाथ को इधर ले जा रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक, तो ये भी उंगली इधर जा रही है और ये उंगली इधर जा रही है, तो दोनों का ऑपोजिट। अगर मैं इसको भी इधर ले जाऊँ, इसको भी इधर ले जाऊँ, तब तो फिर मेरा फ्रिक्शन होगा ही नहीं। इधर भी ले जा रहा हूँ साथ साथ, तो नहीं हो रहा है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? दो ऑब्जेक्ट के सरफेस का जो मूवमेंट है वो ऑपोजिट मूवमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑपोजिट मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जब तक ऑपोजिट मूवमेंट नहीं होगा तब तक हमारा क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इसी वजह से बोल रहा है कि दिस फोर्स एक्ट्स द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड रेसिस्ट इट्स मोशन। उसके मोशन को क्या करता है? ये रोक देता है। बॉल को किक मारने के बाद मेरा बॉल आगे की तरफ जा रहा है और ग्राउंड क्या हो रहा है? पीछे की तरफ आ रहा है। भले ही हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन उस बॉल के अकॉर्डिंग ग्राउंड क्या हो रहा है? पीछे की तरफ आ रहा है और बॉल का मूवमेंट आगे की तरफ है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ टाइम के बाद वो बॉल मूव करते करते रुक जाता है, ऑपोजिट फोर्स लगने की वजह से। नहीं, दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। It is because of the friction that we are able to walk on the road without slipping or falling down। बोल रहा है कि फ्रिक्शन के वजह से हम लोग रोड पर, टेरेस पर, रास्ते में चल पाते हैं। साइकिल का चक्का रोड पर इसी वजह से मूव कर पाता है। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। अगर बोल रहा है कि फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग चल नहीं पाते। फ्रिक्शन की ही वजह से हम लोग चलते चलते कभी स्लिप नहीं करते हैं। अब आप बोलिए कि सर बारिश के टाइम में तो हम स्लिप करके गिर गए थे। क्यों नहीं गिरेंगे आप स्लिप करके? क्योंकि आपका जो स्लीपर था, जो चप्पल आप पहने हुए थे, उसके नीचे का लेयर क्या हो गया था? वो स्मूथ हो गया था, चिकना हो गया था। इसी वजह से क्या हो गया कि जब वो चप्पल का सरफेस पूरा प्लेन है और वो गीली मिट्टी के ऊपर में जब गया तो वो वहाँ पर क्या हो गया कि उस चीज़ को वो रोक नहीं पाया, क्योंकि रोकने के लिए उसमें कोई भी चीज़ ऐसा बना हुआ नहीं था जो कि फ्रिक्शन को क्या कर सके? रोक सके। इसी वजह से आप क्या हो गए? फॉल डाउन, स्लिप करके गिर गए। नए चप्पल पहन के जाएंगे या चप्पल के नीचे में आप देखे होंगे, इसी वजह से चप्पल के नीचे में क्या होता है? अलग अलग तरह के छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स में वो डिज़ाइन बना हुआ रहता है, ताकि वो क्या कर सके? फ्रिक्शन बना सके। जब तक फ्रिक्शन नहीं बनेगा तब तक हम क्या कर पाएंगे? चल नहीं पाएंगे। आप देखेंगे साइकिल के टायर में, बाइक के टायर में, ट्रक के टायर्स में देखेंगे आप कि उसमें क्यों टायर को प्लेन भी तो बनाया जा सकता था, लेकिन टायर को प्लेन बनता तो फिर वो चक्का सिर्फ क्या होता? मूव करता ज़मीन पर, आगे की तरफ मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ राउंड 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 घूमता जाता। कभी कभी हम देखते हैं कि कहीं पर किसी रोड के किनारे में कोई ट्रैक्टर या कोई टेम्पो, कोई ऑटो
या कोई बस, कोई ट्रक का चक्का फंस जाता है मिट्टी में, तो वो चक्का वहाँ बार बार मूव करता है। फिर उसका जो ड्राइवर है या उसका जो हेल्पर है वो क्या करता है, ईंटे के टुकड़े को या बड़ा बड़ा ईंटा को चक्का के नीचे रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि उस चक्के का जो लेयर है, जो सरफेस है, वो क्या हो गया है, पूरी तरह से स्मूथ प्लेन हो गया है। ठीक है। या फिर उसके गैप्स के बीच में मिट्टी आ गए होंगे, और जो नीचे का जो मिट्टी है, जो रोड का मिट्टी है, वो पानी की वजह से पूरा चिकना हो गया, जिसके कारण क्या हो रहा है कि चक्का हमारा स्लिप कर रहा है। तब वहाँ पर क्या करते हैं, छोटे छोटे ईंट के टुकड़े को वहाँ पर हम रख देते हैं। तब चक्के को मिलता है एक फ्रिक्शन पार्ट मिलता है, और फिर चक्का वहाँ से मूव करके आगे की तरफ निकल पाता है, ये फ्रिक्शन की वजह से। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फोर्स, इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, लचीलापन, जिसे खींचा जा सके। रबर को पकड़ के हम खींचते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर में इलास्टिसिटी है, लचीलापन है। पेन को पकड़ के खींचेंगे तो ये खींचा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सॉलिड पार्टिकल का बना हुआ है। रबर भी सॉलिड पार्टिकल के बने हुए हैं, लेकिन रबर के अंदर में एक फीचर्स डाला गया है, इलास्टिसिटी का फीचर्स, लचीलापन। नहीं, सम ऑब्जेक्ट्स लाइक स्प्रिंग, रबर बैंड्स, कैटापुल्ट्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टी। बोल रहा है कि ये जो रबर है, स्प्रिंग है, पेन के अंदर में भी स्प्रिंग लगा रहता है, टिप टैप करने वाला पेन जो हम दबा के आगे निकालते हैं पेन के पॉइंट्स को लिखने के लिए, या गाड़ियों में भी स्प्रिंग लगा रहता है। जिस चेयर पर हम बैठते हैं, व्हील चेयर पर, उस पर भी स्प्रिंग लगा रहता है, तभी तो हम बैठने के बाद ऐसे ऐसे ऊपर नीचे अप डाउन करते रहते हैं। नहीं, रबर बैंड, बाल में लगाने वाला रबर बैंड, या एग्ज़ाम पेपर को रोल करने के बाद उसे बांधने के लिए जो रबर का यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं रबर बैंड बोलते हैं। तो ये रबर बैंड हो गया, स्प्रिंग हो गया, इनके अंदर में एक स्पेशल प्रॉपर्टी पाई जाती है। बोल रहे वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। और इसी इलास्टिसिटी की वजह से बोल रहा है कि इफ़ यू स्ट्रेच, जब आप उसे खींचेंगे या कंप्रेस करेंगे, इट मीन्स कि दबाएंगे, स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, या जैसे ही हम चेयर पर बैठेंगे वो चेयर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, व्हील चेयर कंप्रेस किया, मैंने अपना पूरा वेट डाला उस पर, तो स्प्रिंग क्या हो गया, दब गया। फिर जब आप उठेंगे तो फिर वो स्प्रिंग अपने जैसे पोजीशन पर आ जाएगा। उसी तरह से रबर बैंड को अगर हम लेंगे और रबर को पकड़ के स्ट्रेच करेंगे तो वो कुछ दूर तक क्या होगा, फैलेगा। नहीं, स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, फैलाना। तो ये स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग स्पेशल प्रॉपर्टी है, किसके अंदर का, रबर बैंड का या स्प्रिंग के अंदर में पाया जाने वाला। दे रीजेन ऑन देयर ओरिजिनल शेप ऑन देयर ऑन। बोल रहे हैं कि रबर को आप पकड़ के स्ट्रेच करेंगे, फिर छोड़ेंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप पर आ जाएगा। स्प्रिंग को आप कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, फिर वो दब के छोटा तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे फिर वो अपने पोजीशन पर वो आ जाएगा। तो स्प्रिंग पर जब आप अपना फोर्स लगाए थे, मस्कुलर फोर्स लगाए थे, तो वो कंप्रेस होकर छोटा हो गया। फिर जब आप उसको छोड़े तो वो अपना फोर्स लगा करके अपने पहले जैसे पोजीशन पर आ गया। वो जो अपना फोर्स लगाया, अपना जो ताकत लगाया, वो स्पेशल प्रॉपर्टी या स्पेशल फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिक फोर्स कहेंगे। चाहे वो रबर में हो या आपको स्प्रिंग में हो, उनको हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी पाई जाती है उनके अंदर में। क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से वो अपने पहले ओरिजिनल शेप में या ओरिजिनल पोजीशन पर या पहले वाले शक्ल में क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। इफ़ यू कंप्रेस अ स्प्रिंग विथ योर हैंड यू विल फील अ फोर्स ऑन योर पाम। बोल रहे कि जब आप स्प्रिंग को दबाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि स्प्रिंग को आप तो दबा ही रहे हैं, स्प्रिंग भी आपको क्या कर रहा है, नीचे से फोर्स लगा रहा है। जबकि स्प्रिंग क्या है, हमारा
नॉन लिविंग थिंग्स है, वो तो उसमें ताकत तो नहीं है, लेकिन स्प्रिंग का जो शेप बनाया गया, ऐसा शेप में उसको बनाया गया है कि जब आप उस पर कंप्रेस करेंगे, यानी कि अपनी पूरी ताकत जब आप लगाएंगे उस पर, तो आपको एक ऐसा महसूस होगा कि आप पे पाम में या आपके हथेली में वो भी क्या कर रहा है, उल्टा ताकत लगा रहा है। और वो उल्टा ताकत कहने का मतलब है कि वो कंप्रेस, जो इलास्टिसिटी वाला फोर्स लगा रहा है, आप उसको अपनी ताकत से नीचे की ओर कर रहे हैं, वो अपनी ताकत से नीचे न जाके वो ऊपर की ओर आ रहा है। तो खैर आपका अगर ताकत लगाने का अमाउंट, फोर्स ऑफ अमाउंट अगर ज़्यादा है तो वो स्प्रिंग क्या होगा, नीचे जाके अपने छोटे शेप में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे फिर वो अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। तो छोड़ने के टाइम में तो वो अपने ताकत से आता ही है, लेकिन जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स अप्लाई करने के टाइम में वो अपना फोर्स ऑपोजिट लगाता है आपके पाम पर, ऐसा महसूस होता है। और रबर को जब हम पकड़ के खींचेंगे, तो रबर को खींचेंगे तो ऐसा लगेगा कि रबर जो है वो हमारे दोनों उंगली को अपनी तरफ खींच रहा है। हम रबर को खींच के इस तरफ कर रहे हैं और हमें ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि रबर जो है वो हमारे दोनों उंगलियों को अपनी तरफ खींच रहा है। कौन सा प्रॉपर्टी? स्पेशल प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं उसको? इलास्टिसिटी कहते हैं। Beside these forces, there are some of other forces, for example, mechanical force, magnetic force, elastic force, which we shall study in the higher class। बोल रहा है कि जब आप हायर क्लास में जाएंगे, 6 में, 7 में, 5 में जब आप जाएंगे, तब आपको वहाँ पर मैकेनिकल फोर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, इलास्टिक फोर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स तो हमने पढ़ चुका। पहला फोर्स का टाइप हम ये पढ़ चुके। क्या था मेरा पहला फोर्स बताइए जल्दी से, कमेंट में बताएंगे। फर्स्ट फोर्स का टाइप, सेकंड फोर्स का टाइप और थर्ड फोर्स का टाइप, और ये फोर्थ फोर्स ऑफ टाइप है हमारे पास। लास्ट इलास्टिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और फर्स्ट क्या था मेरे पास? मस्कुलर फोर्स, अपने मसल्स का यूज़ करके। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ अपने स्पेशल फोर्स का यूज़ करता है। फ्रिक्शनल फोर्स में दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेस जब आपस में टच होते हैं और उनका फोर्स ऑफ डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। और तीसरा मेरे पास लास्ट क्या था मेरे पास? इलास्टिक फोर्स। इस इलास्टिक फोर्स में हमने ये जाना कि रबर को या स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि वो हमारे पाम में ताकत लगाता है या हमारी उंगलियों को अपनी तरफ खींचता है। तो ये महसूस होता है किस स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से? वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है उनके चीज़ अंदर? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। और उसी इलास्टिसिटी की वजह से वो अपने पहले वाले शेप में आ जाता है। रबर को खींच के लंबा करेंगे, फिर छोड़ेंगे, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, दबा के छोटा कर देंगे, छोड़ते हैं, फिर वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये क्या है आपका? इलास्टिक फोर्स की वजह से। तो इलास्टिक फोर्स कहाँ पे लग रहा है? आपके पाम में या आपकी उंगलियों में लग रहा है इलास्टिक फोर्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे की टॉपिक